साले तेरी गाली सुनी हो तेरे को ले रहा हूँ, साले तेरी गाली सुनी हो तेरे को ले रहा हूँ, साले तेरी गाली सुनी हो तेरे को ले रहा हूँ। कैलाश विजयवर्गीय से निवेदन है उन्हें आदिवासी पहना माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें आदिवासी साले तेरी गाली सुनी हो तेरे को ले रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी जो वीडियो आपने देखा वो ट्विटर पर वायरल है। वीडियो में एक नेताजी दूसरे नेता के कान में गाली देकर कुछ कहते देखे जा रहे हैं। साले तेरी गाली सुनी हमने, आज तुझे पार्टी में लेना पड़ रहा है। दरअसल एक कांग्रेस के नेता को पार्टी में शामिल कराते वक्त एक बीजेपी नेता की एक कानाफूसी है जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कैमरा कभी कभी शरारत करता है। कांग्रेस नेता हैं इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला और बीजेपी नेता हैं 8वीं बार विधानसभा चुनाव जीते कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता। 3 महीने पहले एमपी में विधानसभा चुनाव के दौरान इंदौर 1 के सिटिंग कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को ही हराकर कैलाश विजयवर्गीय विधायक बने और अब 3 महीने पहले एमपी सरकार में मंत्री बने। कैलाश विजयवर्गीय जैसे बीजेपी नेता की मजबूरी देखिए कि उसी संजय शुक्ला को अपनी पार्टी में शामिल कराने के समारोह का हिस्सा बनकर उनके गले में पार्टी का फटका पहना रहे हैं, जिनके हमले सालों तक विजयवर्गीय झेलते रहे। ऊपर से अप्रूवल के बाद जिसकी भी बीजेपी में एंट्री तय हो जाती है, उसका स्वागत करना नेताओं की मजबूरी होती है। क्या पता विजयवर्गीय साहब भी मजबूर होकर अपने सियासी दुश्मन संजय शुक्ला का अपनी पार्टी में स्वागत कर रहे हो और ऐसे फटका पहना रहे हो। ऐसे वक्त में दिल का दर्द छलक आया। शुक्ला जी ने पार्टी में शामिल होने के बाद विजयवर्गीय से आशीर्वाद लेते हुए अपनी तस्वीर ट्विटर पर साझा की और लिखा कि विकसित राष्ट्र के स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुआ। बाप कांग्रेसी बेटा कांग्रेसी, कुछ दिन पहले तक मोदी और उनकी पार्टी की ऐसी तैसी कर रहे थे और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया अचानक चुनाव के ठीक पहले कि विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करना है। ये मोदी और शाह की बीजेपी है जिसके दरवाजे किसी भी विरोधी के लिए खुले। आते जाओ, गले में बीजेपी का फटका पहनते जाओ और पार्टी में शामिल होते जाओ, पहले चाहे कितनी भी गालियां दी हो। कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचार नहीं, कोई प्रतिबद्धता नहीं, बस चुनावी समर में जिसका जितना इस्तेमाल हो जाए, जिस रूप में हो जाए, उसका स्वागत है। चाहे अपनी मर्जी से आओ, चाहे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों से डर कर आओ, उनसे बचने के लिए आओ, जेल जाने से बचने के लिए आओ, चाहे अपने फायदे के लिए आओ, सबका स्वागत है। आज ही भोपाल के पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व कांग्रेस सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, पूर्व विधायक विशाल पटेल समेत कई कांग्रेसी नेता बीजेपी का फटका पहनकर मोदी में हो गए और सबको मोदी के सपने को अब साकार करना है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का फटका धारण करने वाले जो नेता आज आए बीजेपी मुख्यालय में, उन्हें शामिल कराने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा जैसे कई नेता मौजूद थे और यह सिलसिला अभी हर राज्य में लोकसभा चुनाव तक चलना है। विरोधी खेमे के नेताओं के लिए बीजेपी ने सिंह द्वार खोल दिया। क्या छोटा क्या बड़ा, जिसके पास थोड़ा भी वोट बैंक है, मोदी के लिए कुछ भी वोटों का इंतजाम करने का जो मादा रखता है, सबका स्वागत है। कैलाश विजयवर्गीय तो छोड़िए, मोदी और शाह को भी गालियां अगर दी हो किसी ने और देते रहे हो तो भी स्वागत है। गालियों को पीछे छोड़िए, बीजेपी का फटका पहनिए और मोदी के जयकारे के साथ तालियां बजाना शुरू कीजिए, स्वागत है। 4 दिन पहले ही गुजरात के कद्दावर कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया सभी पदों से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। गांधीनगर में बीजेपी के मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के हाथों उन्होंने भी ऐसे ही फटका पहना, गले में साफा पट्टा। ये वही अर्जुन मोढवाडिया है जिन्होंने गुजरात में जब मोदी सीएम थे और बाद में पीएम बने, लगातार उन पर तीखे हमले किए। यहां तक कि मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब तक से करते रहे। लेकिन बीजेपी को क्या है, जो गाली दे उसका भी भला, उसका भी स्वागत है, जो ताली बजाए वो तो ताली बजा ही रहा है। मोदी जी हर चुनाव के पहले बहुत तेजी से अपना परिवार का विस्तार करते हैं। अभी लोकसभा चुनाव है, परिवार का विस्तार हो रहा है। 2 दिन पहले ही बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी रहे तापस रॉय को भी बीजेपी में ऐसे ही शामिल कराया गया।
5 बार टीएमसी के विधायक रहे तापस रॉय ईडी से बचने के लिए, कहा जा रहा है ईडी अधिकारी उनके पीछे लगे थे, पता नहीं कब अंदर जाना पड़ता। 12 जनवरी को उनके ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े। कुछ ही सप्ताह बाद बीजेपी में आकर ईडी के प्रकोप से तापस रॉय मुक्त हो गए। जो बीजेपी नेता इतने सालों तक तापस रॉय को भ्रष्टाचारी कहते रहे, वही अब हम साथ साथ हैं का नारा बुलंद कर रहे हैं। तापस रॉय भी बीजेपी का पट्टा पहनकर बोले, आज मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं क्योंकि टीएमसी के कुशासन और अत्याचारों के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। जय हो, जय हो। मोदी जी की महिमा तो अपरंपार है। मतलब जिनके साथ रहकर इतनी बार चुनाव जीते, जिनके साथ रहकर इतना माल कमाया, अब उन्हीं से लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। जनता को पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं, वैसे जनता भी पता नहीं कैसे इन लोगों के धोखे में आ जाती है। ये भी माया है। तापस रॉय को बीजेपी में शामिल कराने वाले शुभेंदु अधिकारी का भी तो यही अतीत है। वही और कुछ नेताओं के साथ उन्हें शामिल कराया गया। ममता के लेफ्टिनेंट थे, नारदा स्टिंग में डील करते हुए कैमरे में कैद हुए। शुभेंदु की बात कर रहा हूं। घपले घोटालों के आरोपों से बीजेपी नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी का मुंह काला कर रखा था बंगाल में। लेकिन अब बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे वॉशिंग मशीन में धुले हुए। कहां मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और कहां मोदी की पार्टी हर राज्य में विपक्ष के नेताओं को जैसे तैसे तोड़कर अपने पाले में शामिल कर रही है। अगर 400 पार का आंकड़ा पहुंच ही गया है तो ये सब करने की जरूरत क्या है? क्यों ऐसे नेताओं को चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के खेमे में, बीजेपी के पाले में खींच कर लाया जा रहा है, जो बीजेपी और बीजेपी नेताओं को गाली देते रहे, जिनके विचारों से बीजेपी का विचारों का कोई रिश्ता नहीं है? जवाब सिंपल है। बीजेपी के लिए हर हाल में चुनाव जीतना ही एकमात्र उद्देश्य है। साम दाम दंड भेद कोई भी हथकंडा छूटे नहीं। विचार उचार की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब बेकार है। सत्ता ही सत्य है, परम सत्य है, आखिरी सत्य है, बाकी सब मिथ्या। सत्ता के लिए कुछ भी करना पड़े करो, किसी भ्रष्टाचारी को पार्टी में लाना पड़े लाओ। यही हाल असम से लेकर महाराष्ट्र तक है। महाराष्ट्र पर आने से पहले अभी याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही एक जज साहब 4-5 दिन पहले बीजेपी का सिम कार्ड लेकर मोदी जी के नेटवर्क में शामिल हो गए। 5 दिनों से कोलकाता हाईकोर्ट के इस जज अभिजीत गंगोपाध्याय की चर्चा हो रही। मैंने भी 2 बार वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। बीजेपी से जज साहब ने भीतर ही भीतर कब सेटिंग की या बीजेपी ने कब किया, लेकिन इस्तीफे के पहले ही जज साहब ने शामिल होने से पहले ही कह दिया और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और वो भी वो जज जिन्होंने 3 सालों में 14 मुकदमों में ममता सरकार के फैसलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को जांच करने का निर्देश दिया था। जज साहब न सिर्फ लगातार टीएमसी के खिलाफ फैसले दे रहे थे, बल्कि चैनल पर इंटरव्यू देकर नेता टाइप की बातें भी कर रहे थे। खुंदक निकालने की हद तक जाकर टीएमसी नेताओं पर आरोप लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तक को उन्हें फटकार लगानी पड़ी थी, उनके फैसले को पलटना पड़ा था। लेकिन जज साहब पता नहीं बीजेपी नेताओं से कब संपर्क में आए, लेकिन इस्तीफे के ऐलान के वक्त कहा कि हमने भी बीजेपी से संपर्क किया, बीजेपी ने भी हमसे संपर्क किया। ये संपर्क का रिश्ता वो भी जज से, सिटिंग जज से, वो भी ऐसे जज से जो सारे फैसले आपके मुताबिक दे रहा हो, आपको मुफीद लगे ऐसे फैसले दे रहा हो, तो वो रिश्ता क्या कहलाता है? जो सारे फैसले ममता बनर्जी के खिलाफ हो। कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। जज साहब ने मोदी की शान में कसीदे भी पढ़ दिए हैं और देश के लिए अपने सियासी पारी का आगाज कर दिया है। यूं ही नहीं कहा जाता है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। थोड़ा पर्दा उठा तब जब जज साहब अभिजीत गांगुली ने खुद ही कह दिया कि हम लोग आपस में संपर्क में थे। कब से संपर्क में थे, किस हद तक संपर्क में थे, किससे संपर्क में थे, पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के सीएम रहे अशोक चौहान भी बीजेपी के छतरी के नीचे आए। जिस कांग्रेस नेता पर आदर्श घोटाले के आरोप लगे थे, चीख चीख कर बीजेपी ने जिसे भ्रष्टाचारी कहा था, वही बीजेपी उसी नेता को अपने पाले में लेकर आ गई है कि इस मुकदमे से अब चौहान साहब शायद मुक्त हो जाए। बीजेपी में आकर पवित्र तो हो ही गए। यही मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। विरोधी तभी तक भ्रष्टाचारी है जब तक वो विरोधी है। अपनी तरफ आ जाए तो बात खत्म। अपने तो आखिर अपने होते हैं। जैसे अजीत पवार जैसे लोग अपने हो गए। कुछ महीने पहले अजीत पवार ऐसे ही लाए गए थे या ऐसे ही संपर्क में आए थे। जिस अजीत पवार को मोदी 5 दिन पहले तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बता रहे थे, उसी अजीत पवार को अपने साथ लाकर डिप्टी सीएम बना दिया।
जिस सरकार में अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया, वो सरकार भी ऐसे ही लोगों के दम पर महाराष्ट्र में बनी। शिंदे सेना के कई नेताओं के पीछे केंद्रीय एजेंसियां लगी थी, छापे मारे जा रहे थे। अगर उद्धव कैंप से बगावत करके बाहर नहीं निकलते तो 2-4 हो सकता है जेल में चले जाते। मोदी की असीम कृपा से शिंदे साहब के नेतृत्व में विधायकों के जत्थे वाया गुजरात सूरत होकर प्राइवेट जहाजों में सवार होकर गुवाहाटी पहुंचे और लौटे तभी जब मोदी जी और शाह जी के कृपा से सारा काम सेट हो गया। अपने सीएम रह चुके फडणवीस साहब का साइज छोटा किया गया और उन्हें शिंदे साहब का डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब सब मौज कर रहे हैं, मामला सेट है। फिर भी डर है कि लोकसभा चुनाव में कहीं खेल न खराब हो जाए। तभी तो महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे में लगातार डोरे डाले जा रहे हैं। और भी जगह कुछ ही दिन पहले मिलिंद देवड़ा आए थे बीजेपी में, कई और नेताओं को पटाया जा रहा है ताकि 2024 का खेल महाराष्ट्र में खराब ना हो जाए, बिहार में जैसे अभी हुआ। कहां मोदी जी कह रहे अब की बार 400 पार, और कहां मोदी जी की पार्टी हर राज्य में विपक्षी नेताओं को पटाने में फंसाने में जुटी हुई है। तो फिर 400 का आंकड़ा पार कर ही गया तो कर क्यों रहे सब?